नमस्ते और द डीप डाइव में आप सबका वेलकम। आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल किताब की बात करने वाले हैं, जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकिथ। हमारे पास इस क्लासिक के कुछ अहम हिस्से हैं और ये फोकस करते हैं एक बड़े सिंपल पर बहुत गहरे आइडिया पर कि हमारे थॉट्स यानी हमारी सोच आखिर कैसे हमारी पूरी लाइफ को शेप करती हैं। ये कोई भारी भरकम गाइड नहीं है, बल्कि एक इशारा है, एक एनकरेजमेंट है ये समझने का कि हम खुद ही अपनी लाइफ के मेकर्स हैं। तो आज हम इसी आइडिया की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। कैसे सोच से कैरेक्टर बनता है, कैसे हालात या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, हेल्थ पर क्या असर होता है और कैसे हम अपनी डेस्टिनी के कह सकते हैं मालिक बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो बड़ा आइडिया है, जैसा एक इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसे कितना लिटरली लेना चाहिए? क्या हम सच में अपने हर एक थॉट का टोटल सम है? हाँ, बिल्कुल। ये किताब कहती है कि ये जो कहावत है ना, ये सिर्फ इंसान के होने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ के हर कंडीशन, हर हालात को भी कवर करती है। इंसान लिटरली वही है जो वो सोचता है। उसका जो कैरेक्टर है, वो उसके सारे थॉट्स का एक कंप्लीट सम है। इसे ऐसे समझो जैसे बिना बीज के कोई पौधा नहीं उग सकता है ना, वैसे ही हमारा हर काम, हर एक्शन, चाहे वो अचानक से किया हुआ लगे या बहुत सोचा समझा, उसकी जड़ कहीं ना कहीं किसी थॉट में ही होती है, भले ही वो थॉट हमें पता ना हो, हिडन हो। अच्छा। हाँ, तो एक्शन उस थॉट का फूल है और फिर जो खुशी या दुख मिलता है वो उसके फल हैं। मतलब हम अपनी ही सोच की खेती के मीठे या कड़वे फल काट रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने उन एक्शंस के लिए भी जिम्मेदार हैं जो हम शायद सोचते हैं कि अनजाने में हो गए, क्योंकि वो भी किसी न किसी सबकॉन्शियस थॉट से ही निकले। एग्जैक्टली। किताब इसी बात पर जोर देती है, हमारा कैरेक्टर हमारे थॉट्स का ही नतीजा है। अच्छे नोबल विचार होंगे तो अच्छा कैरेक्टर बनेगा, और अगर थोड़े गिरे हुए नेगेटिव किस्म के विचार होंगे तो वैसा ही कैरेक्टर डेवलप होगा। और ये कोई फेवर या चांस की बात नहीं है। ये एक नेचुरल लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट का नियम, जो सोच के इनविजिबल वर्ल्ड में भी उतना ही परफेक्टली काम करता है जितना बाहर की दुनिया में। और जो सबसे पावरफुल बात है यहाँ, वो ये कि हम खुद के मेकर्स हैं या फिर अनमेकर्स भी। अपने विचारों से हम खुद को तबाह करने वाले हथियार भी बना सकते हैं और खुशी, ताकत और शांति के महल भी खड़े कर सकते हैं। सही चॉइस और थॉट्स का सही इस्तेमाल इंसान को बेहतर बनाता जाता है और गलत इस्तेमाल नीचे गिराता है। बिल्कुल। और ये समझना कि हम अपने थॉट्स के मास्टर हैं, अपने कैरेक्टर के मोल्डर हैं और अपनी कंडीशंस, माहौल और डेस्टिनी के मेकर हैं, ये जानना ही अपने आप में बहुत फ्री करने वाला सच है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस, उसे अप्लाई करना और एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हाँ, ये एकदम से नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे सोना या हीरे निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, खोदना पड़ता है, वैसे ही ये सच्चाइयाँ हमें अपने अंदर झांकने से, अपने थॉट्स को देखने, कंट्रोल करने, बदलने और फिर उनका असर अपनी लाइफ पर देखने से मिलती हैं। ओके, तो थॉट से कैरेक्टर बनता है, ये बात तो समझ में आती है, लॉजिकल लगती है। लेकिन सर्कमस्टेंसेस, हमारे बाहरी हालात, हमारी सोच का हमारी लाइफ की एक्सटर्नल कंडीशंस पर कैसे असर हो सकता है, ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि अक्सर लगता है कि हालात तो हम पर थोपे जाते हैं। हाँ, ये सवाल आता है मन में। इसके लिए किताब एक गार्डन की एनालॉजी देती है, एक मिसाल, कि हमारा माइंड जो है वो एक गार्डन जैसा है। अब चाहे हम उसे ध्यान से संवारें, कल्टीवेट करें या उसे जंगली उगने दें, कुछ ना कुछ तो वहां उगेगा ही। इट मस्ट प्रोड्यूस समथिंग। अच्छा, तो अगर हम जानबूझकर उसमें यूजफुल बीज, अच्छे प्रोडक्टिव विचार नहीं बोएंगे, तो फिर बेकार के वीड सीड्स यानी फालतू के नेगेटिव थॉट्स वो अपने आप जगह बना लेंगे और बढ़ते रहेंगे। अच्छा, तो माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह है और चॉइस हमारी है कि वहां क्या उगाना है, अच्छे काम के विचार या फिर नेगेटिव बेकार की वीड्स। बिल्कुल सही। हमें अपने इस माइंड गार्डन का ख्याल रखना है। जैसे एक माली अपने गार्डन को साफ रखता है, खरपतवार निकालता है और जरूरी फूल फल उगाता है, वैसे ही हमें सारे गलत, बेकार और इम्प्योर थॉट्स को बाहर निकालना है और सही, यूजफुल, प्योर थॉट्स के फूल और फलों को कल्टीवेट करना है। जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि अरे, हम ही तो अपनी सोल के मास्टर गार्डनर है, अपनी लाइफ के डायरेक्टर है। और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन बताया गया है
कि हमारे आउटर कंडीशंस मतलब बाहर के हालात हमारे अंदर के स्टेट से नेचुरली जुड़े हुए होते हैं। देखो, कैरेक्टर और थॉट तो एक ही चीज है ना? और कैरेक्टर अक्सर हमारे माहौल और हालात के जरिए ही तो बाहर दिखता है, मैनिफेस्ट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त हमारे सारे हालात हमारे पूरे कैरेक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उस खास वक्त पर वो हमारे किसी न किसी जरूरी थॉट एलिमेंट से इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन लोग तो अक्सर कहते हैं भाई मेरे हालात मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो विक्टिम हूँ सिचुएशन का। इस पे किताब क्या कहती है? किताब का स्टैंड इस पर बहुत क्लियर है। वो कहती है कि हम जहां भी हैं अपने ही अंदर के लॉ की वजह से हैं। जो विचार हमने अपने कैरेक्टर में बोए हैं वही हमें यहाँ तक लाए हैं। लाइफ में चांस जैसा कुछ नहीं होता, सब एक नियम का नतीजा है जो कभी गलती नहीं करता। हम उन चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं जिन्हें हम सीक्रेटली अपने अंदर पालते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं और हाँ, जिनसे हम डरते भी हैं। अच्छा, जिनसे डरते हैं वो भी। हाँ, वो भी। हमारी सोल अपनी उम्मीदों की ऊंचाई तक जाती है और अपनी अनकंट्रोल्ड इच्छाओं के लेवल तक गिरती भी है। और हालात बस वो मीडियम है जिनसे सोल को उसका हिस्सा मिलता है। अच्छे थॉट्स अच्छे नतीजे लाते हैं, बुरे थॉट्स बुरे नतीजे। दुख और सुख दोनों ही हमारी अपनी फसल है जिससे हम सीखते हैं। लोग हालात से तब तक टकराते रहते हैं जब तक वो खुद को बाहरी चीजों का प्रोडक्ट मानते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये रियलाइज करते हैं कि अरे मैं तो क्रिएटिव पावर हूँ और मैं अपने अंदर की मिट्टी और बीज यानी थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ जिनसे हालात बनते हैं, तब वो अपने असली मास्टर बन जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जैसे गरीब आदमी है जो काम से जी चुराता है और सोचता है कि उसका एम्प्लॉयर उसे कम पैसे देके धोखा दे रहा है। वो असल में खुशहाली के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही नहीं समझ रहा और अपने लिए और ज्यादा तकलीफ अट्रैक्ट कर रहा है। या फिर एक अमीर आदमी है जो किसी बीमारी से परेशान है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा खाता है, ग्लटनी, और उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो इलाज पर पैसा खर्च करने को तैयार है लेकिन अपनी उस इच्छा को, उस डिजायर को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। दोनों ही मामलों में प्रॉब्लम की जड़ उनके विचारों और चॉइसेस में है। तो बॉटम लाइन ये है, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं, ना कि सिर्फ वो जो हम चाहते हैं। हमारी इच्छाएं और फैंसीज शायद पूरी ना हो, लेकिन हमारे सबसे गहरे विचार और डिजायर्स को उनका नतीजा जरूर मिलता है। हालात से लड़ने का मतलब है कि हम असर से लड़ रहे हैं, जबकि उसका कारण अपने अंदर पाले हुए हैं। हालात सुधारने के लिए पहले खुद को सुधारना जरूरी है, और जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की मेहनत से नहीं डरता वो अपने गोल्स तक पहुंच ही जाता है। क्या बात है! कैरेक्टर, सर्कमस्टेंसेस और अब हेल्थ। क्या ये किताब ये भी क्लेम करती है कि हमारी सोच का हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी डायरेक्ट असर होता है? ये तो और भी गहरा कनेक्शन लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। सॉस कहता है कि बॉडी जो है वो माइंड की सर्वेंट है, एक नौकर की तरह। वो माइंड के ऑपरेशंस को फॉलो करती है, चाहे वो कमांड्स जानबूझकर दिए गए हों या फिर ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो रहे हों। गलत नेगेटिव विचारों के इंस्ट्रक्शन पर बॉडी जल्दी ही बीमारी, डिजीज और कमजोरी, डिके की तरफ बढ़ने लगती है। और वहीं खुश, पॉजिटिव और खूबसूरत विचारों के कमांड पर वो यूथफुलनेस और ब्यूटी से भर जाती है। ये तो काफी डायरेक्ट कनेक्शन बता रहे हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स जैसे डर या गुस्सा या जलन, ये सीधे सीधे फिजिकल बीमारी ला सकते हैं। हाँ, यही इस किताब का कहना है। बीमारी और हेल्थ भी बिल्कुल हालात की तरह सोच में ही जड़ जमाए हुए हैं। बीमार सोच एक बीमार शरीर के जरिए बाहर दिखती है। डर के विचार लोगों को उतनी ही तेजी से मार सकते हैं जितनी कोई गोली, और ये लगातार हजारों लोगों को मार भी रहे हैं, बस शायद थोड़ा धीरे धीरे। ये तो डरावना है। हाँ, लेकिन ये समझने वाली बात है, जो लोग बीमारी के डर में जीते हैं अक्सर वही उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। चिंता पूरी बॉडी को कमजोर कर देती है और बीमारी के लिए दरवाजे खोल देती है। और इम्प्योर थॉट्स, भले ही उन पर फिजिकली एक्ट न किया जाए, वो भी नर्वस सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। स्ट्रॉन्ग, प्योर, हैप्पी थॉट्स बॉडी को ताकत, विगर और ग्रेस देते हैं। बॉडी एक बहुत ही डेलिकेट और रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो उस पर डाले गए विचारों पर तुरंत रिएक्ट करती है। एक साफ दिल से साफ जिंदगी और साफ शरीर आते हैं। तो अगर बॉडी को परफेक्ट करना है तो माइंड को गार्ड करना होगा। अगर बॉडी को रिन्यू करना है तो माइंड को सुंदर बनाना होगा। नेगेटिव विचार जैसे गुस्सा, जलन, निराशा, ये सब बॉडी की हेल्थ और चमक छीन लेते हैं। एक उदास चेहरा कोई चांस की बात नहीं है, वो उदास विचारों, सावर थॉट्स से बनता है।
रिंकल्स जो दिखते हैं वो अक्सर पैशन, मूर्खता या घमंड की निशानी होते हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि एक खुशनुमा विचार, चीयरफुल थॉट से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है जो बॉडी की प्रॉब्लम्स दूर कर सके, और गुडविल यानी सबके लिए अच्छी भावना से बेहतर कोई कंफर्टर नहीं है जो दुख और परेशानी के साए हटा सके। लगातार बुरे विचारों में जीना एक तरह से खुद की बनाई जेल में बंद रहने जैसा है। सही बात। सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, पेशेंस के साथ सब में अच्छाई ढूंढना, ऐसे जो सेल्फलेस विचार हैं वो खुशी के दरवाजे खोलते हैं। तो थॉट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं, कैरेक्टर, हालात, हेल्थ सब पर असर डालते हैं। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि इन पावरफुल थॉट्स को डायरेक्ट कैसे करें, मतलब कंट्रोल कैसे करें, फोकस कैसे लाएं। इसके लिए किताब में पर्पस यानी एक मकसद की बात की गई है। लाइफ में एक सेंट्रल पर्पस होना कितना जरूरी है, यहाँ मामला वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि जब तक थॉट किसी पर्पस से, किसी मकसद से जुड़ा नहीं होता, तब तक कोई मीनिंगफुल अचीवमेंट नहीं हो सकती। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी सोच की नाव जिंदगी के समंदर में बस इधर-उधर बहती रहती है, ड्रिफ्टिंग, डायरेक्शनलेस। हाँ, डायरेक्शनलेस, एमलेसनेस यानी बिना किसी मकसद के होना, इसे एक कमजोरी, वाइस कहा गया है। और जो लोग फेलियर और मुसीबतों से बचना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी ड्रिफ्टिंग ठीक नहीं। तो मतलब बिना क्लियर गोल के हमारी जो मेंटल एनर्जी है वो बस छोटी-मोटी चिंताओं और डरों में वेस्ट होती रहती है। करेक्ट। जिनका कोई सेंट्रल पर्पस नहीं होता लाइफ में, वो बहुत आसानी से छोटी-छोटी परेशानियों, डरों, तकलीफों और सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं। ये सब चीजें भले ही जानबूझकर किए गए पापों जैसी ना लगे, लेकिन ये आखिर में फेलियर और नाखुशी की तरफ ही ले जाती हैं, क्योंकि कमजोरी एक ऐसे यूनिवर्स में टिक नहीं सकती जो पावर और ग्रोथ पर चलता है। इसीलिए एक इंसान को अपने दिल में एक सही मकसद तय करना चाहिए और फिर उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। इस पर्पस को अपने विचारों का सेंट्रल फोकस बनाना चाहिए। अब ये पर्पस कोई स्पिरिचुअल आइडियल भी हो सकता है या कोई दुनियावी अचीवमेंट भी, जो भी हो, उस पर लगातार अपने विचारों को फोकस करना सीखना चाहिए। अच्छा, इसे अपनी सबसे बड़ी ड्यूटी समझना चाहिए और इधर-उधर की फालतू इच्छाओं या ख्यालों में अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए। यही सेल्फ कंट्रोल और विचारों के सही कंसंट्रेशन का रॉयल रोड है, यानी सबसे अच्छा तरीका है। और अगर शुरू में बार-बार फेल भी होते हैं, जो कि नेचुरल है जब तक वीकनेस दूर ना हो, तो भी इस प्रोसेस में जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ मिलती है वही असली सक्सेस है। और ये फ्यूचर में पावर और सक्सेस के लिए एक नया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं भी समझ आ रहा, तो कम से कम अपने रोज के काम, ड्यूटी को ही परफेक्टली करने पर विचारों को फिक्स करना चाहिए। इससे भी थॉट्स इकट्ठे होते हैं, फोकस बढ़ता है और रेजोल्यूशन यानी दृढ़ निश्चय डेवलप होता है। सबसे कमजोर इंसान भी अगर वो अपनी कमजोरी को समझ ले और ये यकीन कर ले कि ताकत सिर्फ कोशिश और प्रैक्टिस से आती है, तो वो तुरंत कोशिश करना शुरू कर सकता है। और कोशिश पर कोशिश, पेशेंस पर पेशेंस, ताकत पर ताकत जोड़कर वो डेवलप होता जाएगा और आखिर में मजबूत बनेगा। जैसे फिजिकल कमजोरी को ट्रेनिंग से दूर किया जा सकता है, वैसे ही वीक थॉट्स को सही सोच की एक्सरसाइज से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। बिना मकसद, एमलेसनेस और कमजोरी को छोड़कर जब कोई पर्पस के साथ सोचना शुरू करता है, तो वो उन स्ट्रांग लोगों की कैटेगरी में आ जाता है जो फेलियर को सक्सेस का रास्ता मानते हैं, जो हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मजबूती से सोचते हैं, बिना डरे कोशिश करते हैं और मास्टरी के साथ अचीव करते हैं। और डाउट्स एंड फियर्स, उन्हें बिल्कुल दूर रखना है। वो कोशिश की लय को तोड़ देते हैं। डाउट और फियर कभी कुछ अचीव नहीं करते। जब थॉट बिना डरे पर्पस से जुड़ जाता है, तब वो एक क्रिएटिव फोर्स बन जाता है। जो जानता है कि कैसे डाउट और फियर को जीतना है, वो फेलियर को भी जीत लेता है। ठीक है। तो पर्पस विचारों को फोकस करने में मदद करता है, लेकिन ये फोकस असल में अचीवमेंट में कैसे बदलता है? क्या सक्सेस सिर्फ सही सोचने पर डिपेंड करती है, या फिर एफर्ट का कितना रोल है इसमें? सॉस के हिसाब से जो भी इंसान अचीव करता है या जो भी फेल होता है, वो सीधा सीधा उसके अपने विचारों का ही नतीजा है। एक ऐसी दुनिया में जो नियमों से चलती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट होनी चाहिए।
हमारी कमजोरी और ताकत, हमारी प्योरिटी और इम्प्योरिटी, वो सब हमारी अपनी है, किसी और की नहीं। हमने खुद उन्हें बनाया है और सिर्फ हम ही उन्हें बदल सकते हैं। हमारी कंडीशन भी हमारी अपनी है। दुख और सुख बाहर से नहीं आते, अंदर से ही पैदा होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम होते हैं, और जैसा हम सोचते रहेंगे वैसे हम बने रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि सही तरह से सोचने, यानी विचारों को ऊपर उठाने और उसके लिए जो जरूरी सैक्रिफाइस है वो करने से आती है। एग्जैक्टली ऊपर उठने के लिए, जीतने के लिए, अचीव करने के लिए विचारों को ऊपर उठाना ही होगा। हम तभी तक कमजोर और दुखी रहते हैं जब तक हम अपने विचारों को ऊपर उठाने से मना करते हैं। और देखो, प्रोग्रेस या अचीवमेंट के लिए सैक्रिफाइस तो जरूरी है। किस तरह का सैक्रिफाइस? दुनियावी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कितने अपने बेसिक कंफ्यूज्ड एनिमल थॉट्स को सैक्रिफाइस करते हैं और अपने माइंड को प्लान्स बनाने, अपने इरादे को मजबूत करने और सेल्फ रिलायंस पर फिक्स करते हैं। जितने ऊंचे हमारे विचार होंगे उतने ही हम बेहतर इंसान बनेंगे, उतनी ही बड़ी हमारी सक्सेस होगी और हमारी अचीवमेंट्स उतनी ही टिकाऊ होंगी। यूनिवर्स उनकी मदद करता है जो ईमानदार, उदार और नेक हैं, भले ही कभी-कभी ऊपर से ऐसा ना लगे। इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स जो हैं वो नॉलेज की खोज में लगाए गए फोकस्ड थॉट का नतीजा है, और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स ऊंची आकांक्षाओं का नतीजा है। तो हर तरह की अचीवमेंट, चाहे वो बिजनेस में हो, इंटेलेक्चुअल फील्ड में हो या स्पिरिचुअल लेवल पर, वो डेफिनेटली डायरेक्टेड थॉट का ही नतीजा है। लॉ सेम है, तरीका सेम है, बस गोल अलग होता है। जिसे कम अचीव करना है उसे कम सैक्रिफाइस करना होगा, जिसे बहुत अचीव करना है उसे बहुत सैक्रिफाइस करना होगा, और जिसे सबसे ऊंचा अचीव करना है उसे सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करना होगा। और जो जीत सही सोच से हासिल की गई है उसे बनाए रखने के लिए भी लगातार अवेयरनेस, वॉचफुलनेस जरूरी है। किताब में ड्रीमर्स और विजन्स की भी बात की गई है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, मतलब विशफुल थिंकिंग टाइप, या इसमें कोई प्रैक्टिकल वैल्यू भी है? क्योंकि हम तो अक्सर ड्रीमर्स को थोड़ा इम्प्रैक्टिकल समझते हैं। हाँ, ये कॉमन परसेप्शन है, लेकिन सोर्स का इस पर काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। वो कहता है ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारी ये दिखने वाली दुनिया अनदेखी ताकतों से चलती है, वैसे ही इंसान अपने संघर्षों और परेशानियों के बीच अपने ड्रीमर्स के खूबसूरत विजन से ही प्रेरणा लेते हैं, नरिश होते हैं। अच्छा। हाँ, ह्यूमैनिटी अपने ड्रीमर्स को भूल नहीं सकती, उनके आइडियल्स को मरने नहीं दे सकती। वो उन्हीं में जीती है, उनके बिना दुनिया शायद खत्म हो जाए। इंटरेस्टिंग। तो किताब ये कह रही है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आर्ट में, साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, हाँ। वो पहले किसी का विजन या ड्रीम ही थी। हाँ, बिल्कुल। कॉम्पोजर, स्कल्प्टर, पेंटर, पोएट, प्रॉफेट, सेज, ये सब आने वाली दुनिया के मेकर्स हैं, स्वर्ग के आर्किटेक्ट्स हैं। दुनिया खूबसूरत है क्योंकि ऐसे लोग हुए हैं और उनके विजन्स थे। जो इंसान एक खूबसूरत विजन या ऊंचे आइडियल को अपने दिल में सहेजता है, उसे चेरिश करता है, वो उसे एक दिन जरूर पूरा करेगा। कोलंबस ने एक नई दुनिया का विजन देखा और उसे खोज निकाला। कोपर्निकस ने कई दुनियाओं का विजन पाला और उसे दुनिया के सामने रखा। बुद्ध ने परफेक्ट शांति के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का विजन देखा और उसमें प्रवेश किया। इसीलिए अपने विजन्स और आइडियल्स को चेरिश करना, उन्हें इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। उन्हीं से अच्छी कंडीशंस और माहौल पैदा होंगे। अगर हम अपने आइडियल्स के प्रति सच्चे रहेंगे तो हमारी दुनिया उन्हीं से बनेगी। डिजायर करना पाना है, एस्पायर करना अचीव करना है। क्या इंसान की सबसे बुरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और सबसे अच्छी उम्मीदें अधूरी रह सकती हैं? ऐसा लॉ नहीं है। मांगो तो मिलेगा, आस्क एंड रिसीव। वाह। तो बड़े सपने देखो, और जैसे तुम सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। तुम्हारा विजन इस बात का प्रॉमिस है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारा आइडियल इस बात की भविष्यवाणी है कि तुम आखिर में क्या अचीव करोगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट भी पहले सिर्फ एक सपना ही थी। ओक का पेड़ एक छोटे से बीज एकॉन में सोता है, चिड़िया अंडे में इंतजार करती है, और सोल के सबसे ऊंचे विजन में एक फरिश्ता जागता है। ड्रीम्स असलियत के बीज हैं। इसमें एक लड़के का एग्जाम्पल भी दिया गया है जो बहुत गरीबी में था, एक अनहेल्दी वर्कशॉप में काम करता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बेहतर चीज़ों के सपने देखता था। इंटेलिजेंस, रिफाइनमेंट, ग्रेस, ब्यूटी के बारे में सोचता था। उसने मेंटली एक आइडियल लाइफ इमेजिन की।
इस बेचैनी ने उसे एक्शन लेने पर मजबूर किया। उसने अपना खाली समय और जो भी थोड़े रिसोर्स थे वो अपनी छिपी हुई काबिलियत, लेटेंट पावर्स को डेवलप करने में लगाए। जल्द ही उसका माइंड इतना बदल गया कि वो वर्कशॉप उसे रोक नहीं सकी। वो उससे बाहर निकल गया। सालों बाद वही लड़का एक मास्टर बना जिसका असर पूरी दुनिया में था। उसने अपनी जवानी के विजन को हकीकत में बदल दिया। तो बॉटम लाइन ये है, हम हमेशा उस तरफ खिंचते चले जाते हैं जिसे हम सीक्रेटली सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिस पर हमारा फोकस रहता है। हमें अपने विचारों के बिल्कुल सटीक नतीजे मिलते हैं। हम वही पाते हैं जो हम कमाते हैं अपने विचारों से। लोग लक, फॉर्च्यून, चांस की बात करते हैं, लेकिन वो उन संघर्षों, फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस को नहीं देखते जो कामयाब लोग करते हैं। अचीवमेंट कोशिश का फल है, विचारों का पूरा होना है, विजन्स का साकार होना है। जो विजन आप अपने मन में ग्लोरीफाई करते हो, जो आइडियल आप अपने दिल में रखते हो, उसी से आप अपनी लाइफ बनाओगे, वही आप बनोगे। तो विचारों को मास्टर करने से कैरेक्टर, हालात, हेल्थ, अचीवमेंट सब बेहतर होते हैं। इस सब का कह सकते हैं अल्टीमेट स्टेट क्या है? किताब में सेरेनिटी यानी शांति, एक गहरी स्थिरता का जिक्र है। ये क्या है और कैसे मिलती है? कामनेस ऑफ माइंड यानी मन की शांति को विजडम का, ज्ञान का एक बहुत खूबसूरत गहना कहा गया है। ये सेल्फ कंट्रोल में लंबे और पेशेंट एफर्ट्स का नतीजा है। इसकी मौजूदगी ये बताती है कि इंसान ने एक्सपीरियंसेस सीखा है और उसे थॉट के नियमों और उनके काम करने के तरीकों की गहरी समझ है। तो सेरेनिटी सिर्फ डिस्टर्बेंस का न होना नहीं है, बल्कि एक एक्टिवली कल्टिवेट की हुई अंदरूनी ताकत है जो समझ से आती है। बिल्कुल सही। एक इंसान उतना ही शांत बनता है जितना वो खुद को एक थॉट इवॉल्व बीइंग के रूप में समझता है। यानी ये समझता है कि वो अपने विचारों का ही प्रोडक्ट है। ऐसी नॉलेज उसे दूसरों को भी विचारों के नतीजे के रूप में देखने में मदद करती है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है और वो कॉज एंड इफेक्ट के अंदरूनी कनेक्शंस को ज़्यादा क्लियरली देखता है, वो चिंता करना, गुस्सा करना, परेशान होना, फस, फ्यूम, वरी, ग्रीव बंद कर देता है और बैलेंस्ड, पॉइज्ड, स्थिर, स्टेडफास्ट और शांत, सेरीन रहता है। जो शांत आदमी है, जिसने खुद को गवर्न करना सीख लिया है, वो जानता है कि दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, और दूसरे लोग भी उसकी इस अंदरूनी ताकत को रेस्पेक्ट करते हैं और महसूस करते हैं कि वो उससे सीख सकते हैं और उस पर डिपेंड कर सकते हैं। जितना ज्यादा शांत इंसान होता है, उतनी उसकी सक्सेस, उसका असर, इन्फ्लुएंस और अच्छाई करने की पावर बढ़ती है। यहाँ तक कि एक आम बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस में ग्रोथ देखेगा अगर वो ज्यादा सेल्फ कंट्रोल और मेंटल बैलेंस डेवलप करता है, क्योंकि लोग हमेशा उस इंसान से डील करना पसंद करते हैं जिसका बिहेवियर कंसिस्टेंट और शांत हो। सेरेनिटी सेल्फ इंप्रूवमेंट का आखिरी सबक है, जिंदगी की फ्लावरिंग है, सोल का फ्रूटेज है। ये विजडम जितनी कीमती है, सोने से भी ज्यादा डिजायरेबल है। एक शांत जिंदगी जो सच्चाई के समंदर में रहती है, लहरों के नीचे, तूफानों से परे, हमेशा रहने वाली शांति में, इसके सामने सिर्फ पैसा कमाना कितना छोटा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। सोच कहता है कि सिर्फ वही बुद्धिमान इंसान जिसके विचार कंट्रोल्ड और प्योर हैं, वही अपनी सोल के तूफानों को शांत कर सकता है। जो लोग परेशान हैं, उनके लिए मैसेज है, जान लो जिंदगी के समुंदर में खुशी के द्वीप, आइल्स ऑफ ब्लेसेडनेस है और तुम्हारे आइडियल का किनारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने विचारों के स्टीयरिंग व्हील, हेल्म पर अपना हाथ मजबूती से रखो। तुम्हारी सोल की नाव में कमांडिंग मास्टर बैठा है, वो बस सो रहा है, उसे जगाओ। सेल्फ कंट्रोल ताकत है, राइट थॉट मास्टरी है, कामनेस पावर है। अपने दिल से कहो, पीस बी स्टिल, शांत हो जाओ। तो सब कुछ जोड़कर देखें तो कोर मैसेज यही लगता है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है, विचारों की दुनिया, वो हमारी बाहरी रियलिटी को हर लेवल पर बहुत गहराई से शेप करती है। हमारा कैरेक्टर, हमारे हालात, हमारी हेल्थ, हमारी अचीवमेंट्स, और आखिर में हमें सेरेनिटी यानी गहरी शांति तक ले जाती है। ये सब एसेंशियली अपने विचारों पर कॉन्शियस कंट्रोल लेने के बारे में है, अपने माइंड का मास्टर गार्डनर बनने के बारे में है। तो इसका मतलब क्या निकलता है आखिर में? बिल्कुल सही समराइज किया। ये पूरी चर्चा एज अ मैन थिंकित की सेंट्रल आइडिया को ही हाईलाइट करती है कि हमारे अंदर इमेंस पर्सनल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सोच ही वो फाउंडेशन है, वो मास्टर वीवर है जो हमारे अंदर के कैरेक्टर
और बाहर के हालात दोनों कपड़ों को बुनती है। हम क्रिएटर्स हैं, विक्टिम्स नहीं। और एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। ये किताब सजेस्ट करती है कि हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम सिर्फ चाहते हैं, बल्कि वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम अपने डोमिनेंट विचारों के जरिए सीक्रेटली हैं। अगर ये सच है, तो कौन से ऐसे सीक्रेट थॉट्स या गहरी बैठी मान्यताएं हैं जो किसी के मौजूदा हालात को शेप कर रही हों, शायद उन्हें पता भी ना हो। और उन विचारों को कॉन्शियसली पहचान कर, चुनकर बदलना कैसे आज से ही किसी की रियलिटी को रीशेप करना शुरू कर सकता है। और इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एज अ मैन थिंकथ की ये पड़ताल यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इससे हमारे अपने मन में बसी पावर और पोटेंशियल के बारे में कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगली बार तक गहराई में उतरते रहिए।